हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इंडियन हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में, रिसोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का इतिहास, हिस्ट्री लिखी कैसे गई, उसका निर्माण स्रोतों के माध्यम से कैसे किया गया। अब आज से हम इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हिस्ट्री का और ये समझ लेते हैं कि भारतीय इतिहास को किन किन रूपों में बांटा गया, मतलब स्टडी अध्ययन के सुविधा के अनुसार कैसे कैसे बांटा गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को मिले हुए भौतिक अवशेषों के आधार पर जो रिमेन्स मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। 3 भाग में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में हम सीधे स्टोन एज के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर मानव पत्थरों का उपयोग करता था, प्रस्तर युग। और आद ऐतिहासिक काल में क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक काल में जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता से प्रारंभ होकर आज तक आगे की हिस्ट्री को पढ़ा जाता है। तो हम ये समझेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को बोलते हैं जबकि लिखित अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं। जिस समय काल के हमको लिखित अवशेष, कोई भी लिखित इंस्क्रिप्शन नहीं प्राप्त होता, पांडुलिपियां नहीं प्राप्त होती है, उसको हम लिखित क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जहां पर हमें लिखित साक्ष्य कोई भी प्राप्त नहीं होता है। तो अवशेष कैसे प्राप्त होते हैं, तो फिर कैसे मतलब वहां के रिमेन्स प्राप्त होते हैं, तो वो रिमेन्स सिर्फ पुरातात्विक अवशेष होते हैं। मतलब जानवरों की हड्डियां प्राप्त होती हैं या फिर वहां के लोगों द्वारा उपयोग किए गए बर्तनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, चीजों औजारों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं और इसका अध्ययन करना सबसे डिफिकल्ट होता है। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री का मतलब अध्ययन करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोई लिखित साक्ष्य होता नहीं है, सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक अवशेष होते हैं जिनके अध्ययनों के द्वारा इस काल की इतिहास का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में लिखा जाता है, जो सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है। अब जो है प्रोटो हिस्ट्री, आद ऐतिहासिक काल, इस समय काल की मतलब जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसमें ये पुरातात्विक अवशेष तो प्राप्त ही होते हैं, उसके साथ साथ जो लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, पर ये लिखित साक्ष्य प्राप्त हो गए पर इन्हें पढ़ा नहीं गया है, मतलब ये पढ़ने योग्य नहीं होते हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ने की जानकारी नहीं होती है। तो उस इतिहास को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और इसके अंतर्गत आता है जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हम पहले बात कर चुके हैं कि जो मुहरों पर मतलब कोई इंस्क्रिप्शन मिला था हमें, जिसको अभी तक अध्ययन नहीं किया गया है और पढ़ा नहीं जा चुका है, तो मतलब इसको हम प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत उस भाग को, उस इतिहास के उस पार्ट का अध्ययन करते हैं। और ऐसे ही हम हिस्ट्री, अब ये हिस्ट्री में इसमें लिखित अवशेष भी प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो हिस्ट्री में और उनके जो लिखित अवशेष हैं उनको पढ़ा भी जा चुका है। वैदिक काल से जो अब तक की हिस्ट्री है तो वो हम हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें जो है तो लिखित अवशेषों को पढ़ा भी जा चुका है और उनकी एनालिसिस करके प्रॉपर एक हिस्ट्री का निर्माण, उनके इतिहास का लेखन अध्ययन किया जा चुका है और इतिहास का अध्ययन और भी आगे चल रहा है। और हम आगे पढ़ेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, मतलब स्टोन एज, प्रस्तर युग के बारे में। प्रस्तर युग को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: निम्न पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अब हम बात करेंगे कि पाषाण काल, जिसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, जिसके सिर्फ हमें पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो उस काल को अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की सुविधा के लिए, या फिर वहां वो उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के डिजाइन जब चेंज होते गए तो उसके हिसाब से उसे डिवाइड किया गया है। तो उसे पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के रूप में डिवाइड किया गया है। तो पुरा पाषाण काल का समय 6 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक आता है और मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक, और नव पाषाण काल का समय 9,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के मध्य आता है। तो आप ये देख रहे होंगे कि दोनों, ये 4,000 ईस्वी पूर्व, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, पैरेलल। तो ये दोनों पैरेलल चलते रहते हैं क्योंकि ये दोनों समय एक दूसरे के साथ ही, कहीं कहीं पे ये वाला समय रहता है, कहीं आगे बढ़ के ये वाला समय आ जाता है और कहीं पे ये पीछे का ही रह जाता है। तो मतलब ये दोनों काल एक ही साथ चल रहा है। रिसर्च अभी चल रही है तो कंप्लीटेड नहीं है कि ये काल दोनों कब समाप्त होते हैं और कब दूसरा समय लगता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पुरा पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल को, पुराने पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो अब इनका डिवाइडेशन ऐसे किया गया है
कि जैसे जब हम मतलब अगर आपने देखा होगा अनुलंब खुदाई, जब वर्टिकल खोदते हैं तो अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको कोई मतलब चम्मच मिला और नीचे खोदते गए कोई सिक्का मिला और नीचे खोदे तो अंत में सबसे कटोरी मिली, तो आप किसको कहेंगे कि वो सबसे पुराना है? जो सबसे नीचे प्राप्त हुआ, जो हमें सबसे नीचे प्राप्त हुआ सबसे पुराना है, जो उसके ऊपर प्राप्त हुआ वो नया है, और जो सबसे ऊपर प्राप्त हुआ वो सबसे नया है। तो जो उच्च होगा वो सबसे नया वाला होगा, निम्न सबसे पुराना होगा और मध्य पुरापाषाण काल उसके बीच का होगा। तो अब हम देखेंगे कि मतलब जब पृथ्वी का प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी के प्रारंभ की 4 अवस्थाएं होती है। जियोग्राफिकल टाइम स्केल होता है, उसमें पृथ्वी की 4 अवस्थाएं होती है। क्वाटरनरी, तो जो 4th स्टेज होता है मतलब अपने पृथ्वी का निर्माण के बाद का चौथा स्टेज है क्वाटरनरी, उसको कहते हैं 4th क्वाटरनरी को हम प्लीस्टोसीन और होलोसीन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4th क्वाटरनरी को प्लीस्टोसीन में और होलोसीन में डिवाइड करते हैं। प्लीस्टोसीन और होलोसीन, ये 2 अवस्थाएं हैं हमारे पृथ्वी की। प्लीस्टोसीन मतलब होता है हिमयुग, जब पृथ्वी एकदम तरह से पूरी तरीके से पृथ्वी ठंडी थी, एकदम चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। एक मूवी भी है आइस एज करके, कार्टून मूवी है, तो वो आपने देखी होगी। तो वो प्लीस्टोसीन एज मतलब हिमयुग के बारे में बात करती है। और होलोसीन, जब से होमोसेपियंस मतलब जब इसका टेम्परेचर पृथ्वी का धीरे धीरे कम होने लगा और मतलब पृथ्वी जो है तो गर्म होने लगी और नए युग का प्रारंभ हुआ, नए नए जीव जंतु पेड़ पौधों का विकास हुआ, तब के काल को हम होलोसीन कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पुरापाषाण काल के बारे में। स्टोन एज के एक मतलब पहले भाग के बारे में बात करना चाहते हैं, तो पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल में इसको डिवाइड किया गया है। सीधे सीधे तौर पे समझ लीजिए कि 6 लाख ईस्वी पूर्व से 1.5 लाख ईस्वी पूर्व तक के काल को निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं, और 1.5 लाख ईस्वी पूर्व से 35,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को मध्य पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल 35,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के काल को हम उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। ये सबसे नीचे मिले इसके अवशेष, के मध्य में और इसके सबसे ऊपर अवशेष मिले, तो इसीलिए इनको ऐसे डिवाइड किया गया है, मैंने बताया। तो अब हम देखेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष कैसे प्राप्त हुए। इसके पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं, हम बात कर रहे थे क्वाटरनरी, पृथ्वी की चौथी अवस्था। तो पृथ्वी की चौथी अवस्था पहले बहुत गर्म थी, फिर हिमयुग आया और जैसे जैसे मतलब जीवों की और जीव जंतुओं की पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई। तो 400 करोड़ वर्षों पहले पृथ्वी की हमारी उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही जीवन उसमें प्रारंभ नहीं हुआ, कुछ वर्ष लगे और करीब 350 करोड़ वर्ष बाद यहां जीव की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई। तो प्रारंभिक तौर पर मनुष्य नहीं था, वहां पे जीव जंतु और पेड़ पौधे ही प्रमुख मात्रा में पाए जा रहे थे। और जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य की उत्पत्ति का समय, या फिर जिसको हम कहेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल का समय, अफ्रीका में करीब 20 लाख करोड़ साल 20 लाख साल पहले मतलब अफ्रीका में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की उत्पत्ति जब हुई तो यहाँ पर क्या कहते हैं, हिमयुग था, प्लीस्टोसीन था। उस टाइम पे जो मानव पाया गया तो उसे होमोनिड्स कहा गया। तो पहले मानव की संरचना आपने देखा भी होगा बचपन में, वो फोटो होता है कि मानव पहले 4 पैरों पे चलता, फिर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। तो उसमें बेसिक मतलब डिफरेंस, सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि जब पहले मानव था, मतलब जब मानव होमोनिड्स था, तो होमोनिड्स का क्या था, शरीर बड़ा था और मस्तिष्क छोटा था, है ना। और धीरे धीरे जब विकास की प्रक्रियाओं में आगे बढ़ता हुआ मानव जो है तो होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस से गुजरा, और जब होमो सेपियंस पे पहुंचा, मतलब आधुनिक युग का पहला मानव होमो सेपियंस कहा गया, तो उसका क्या हुआ कि उसका शरीर छोटा हो गया, शरीर नियंत्रित, मतलब अब शरीर को वो नियंत्रित कर सकता था, एक कुशल मानव बना, और उसका दिमाग बड़ा हुआ, उसका ब्रेन बड़ा हुआ, जिससे यह मानव बुद्धिमान मानव हुआ। तो उसे क्या कहा हमने, होमो सेपियंस कहा। तो अब उस मानव ने बेसिकली सबसे पहले उपयोग किया पत्थरों का। तो हम पहले हिस्ट्री को सिर्फ 2 पार्ट में रफली डिवाइड कर सकते हो आप, मतलब पढ़ने के हिसाब से, समझने के हिसाब से, कि हिस्ट्री में 2 ही पार्ट है, एक है स्टोन एज और एक मेटल एज। मतलब स्टोन एज तब तक है जब तक आदमी को धातु का ज्ञान नहीं था, तो तब तक क्या था, स्टोन एज था। और जब मेटल का ज्ञान हुआ, सबसे पहले तांबे का ज्ञान हुआ मनुष्य को, तो तांबा, फिर जो है तो उसके बाद मेटल एज स्टार्ट हो गया। हिस्ट्री का 99% भाग, मतलब हम खुद ही पढ़ रहे हैं कि 4 लाख वर्षों, 4 करोड़ वर्षों, 400 करोड़ वर्षों, उतने वर्षों से लेकर मतलब जो समय जहां तक मेटल का विकास हुआ वो स्टोन एज कहलाता है। तो स्टोन एज का टाइम ही 99% है, और सिर्फ 1% भाग पर हमें लिखित अवशेष प्राप्त हुए हैं, और हम सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों पर डिपेंडेंट नहीं है वहां के इतिहास के लिए।
तो आप ये सब रफली आप समझ लो कि मतलब मोस्टली इसमें हमारे मनुष्य के इतिहास में मोस्टली स्टोन एज ही है। तो हम बात करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल की। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष हैं तो वो भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सोहन नदी सिंधु घाटी की एक छोटी सी सहायक नदी है जो अब पाकिस्तान के भाग में स्थित है। तो इस प्रकार वहां पे मतलब निम्न पुरा पाषाण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पर भारत में ये अवशेष राजस्थान में प्राप्त किए गए हैं और थार के मरुस्थल में और कश्मीर के एरिया में कुछ अवशेष इसके प्राप्त किए गए हैं। और क्या है, एक विशेष स्थान का यहाँ पे बार बार नाम लूंगा इन तीनों टर्म में, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, तीनों अवस्थाओं में एक जगह का नाम आएगा बार बार, बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास है। तो उस नदी घाटी में इन पुरा पाषाण की तीनों अवस्थाओं, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, तीनों अवस्थाओं के मतलब उसमें उस जगह से अवशेष हमें औजार प्राप्त हुए। तो निम्न पुरा पाषाण के मतलब जो व्यक्ति था, जो मानव था वहां का उस समय का, तो वो हथियार के रूप में पत्थरों का उपयोग किया करता था और स्टोन एज से चल के मेटल एज तक आदमी सिर्फ एक काम करता है, वो पहले शिकारी रहता है, आखेट से स्टार्ट होता है और खाद्य संग्राहक बनता है। खाद्य संग्राहक बनने के बाद पशुपालन करता है और पशुपालन करने के साथ ही वह कृषि करने लगता है। और जिस दिन कृषि करने लगता है उस दिन वह जंगली मानव, घुमंतू मानव एक अग्रसर सभ्यता की ओर बढ़ जाता है। तो जो निम्न पुरा पाषाण काल का मानव था वो आखेट ही करता था, शिकार करता था और घूमता रहता था, जानवरों को मार के खाता था। तो जानवरों को मार के खाने के लिए जो मतलब हथियारों का उपयोग करता था, जो मतलब पत्थरों के औजार बनाता था, वो पत्थर के औजार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे और बहुत शार्प नहीं हुआ करते थे। तो क्योंकि उसके पास उतना ब्रेन नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो अभी सीख रहा था। तो उस काल को हम निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें एक मतलब उसका नाम आता है पेबुल करके एक हथियार हुआ करता था, जो मतलब पेबुल, जैसे आपने कभी पानी बहता हुआ देखा हुआ तो पानी के बहाव के कारण कुछ पत्थर कट जाते हैं और नुकीले बन जाते हैं, उन पत्थरों का उपयोग करता था, इन्हें पेबुल कहते हैं। और चॉपिंग और चॉपर मतलब बहुत सारे ऐसे काटने वाले, छांटने वाले हथियार माना उस टाइम पे बनाता था। तो इस प्रकार बेलन नदी घाटी वहां से अवशेष प्राप्त हुए। राजस्थान और थार मरुस्थल से भी इसके अवशेष मुख्यतः प्राप्त हुए। विंध्य पर्वत के आसपास के कुछ एरिया में भी निम्न पुरा पाषाण स्थलों की खोज की गई है। अब हम बात करते हैं मध्य पुरा पाषाण काल की। तो मध्य पुरा पाषाण काल में क्या हुआ था कि मध्य पुरा पाषाण काल में जो अवशेष प्राप्त होते हैं ये इनके और इनके बीच का काल है मध्य पुरा पाषाण काल। तो इस टाइम पे क्या हुआ है कि कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं और बेसिकली औजार में परिवर्तन हुआ है और थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर, पृथ्वी का जो हिमयुग का टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना प्रारंभ हुआ। बहुत परिवर्तन तो जलवायु में नहीं हुआ है मध्य पुरा पाषाण काल में, पर थोड़ा बहुत परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया था। और क्या हुआ है, जो औजार थे तो अभी बहुत बड़े बड़े औजारों का उपयोग करा था, फिर छोटी छोटी स्लिटें बनाने लगा, थोड़ी छोटी छोटी पत्थरों की स्लाइड बनाने लगा और उनसे हथियारों का निर्माण करने लगा। हथियार निर्माण में सबसे ज्यादा उपयोग करने लगा वो क्वार्टज पत्थरों का, वो सबसे ज्यादा उपयोग करने लगा, जो मध्यपुरा पाषाण काल के समय मतलब ज्यादा प्रिवेल हो गई। और मध्यपुरा पाषाण के जो प्रमुख स्थल है वो एक झारखंड के पास, आपने नाम सुना होगा सिंह भूमि, जो बहुत ही फेमस जगह है। वहां पे बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं, इसके क्या कहते हैं, स्टील उद्योग है, तो सिंह भूमि के आसपास। तो वहां पे अवशेष प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश के बनारस के क्षेत्र में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब आप उच्च पुरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो उच्च पुरा पाषाण काल में क्या होता है कि उच्च पुरा पाषाण काल में अब हथियार भी बदलने लगते हैं। हथियार में तो परिवर्तन, औजारों में तो परिवर्तन होता है, साथ ही एक नई चीज आती है कि मतलब उसके जो है तो हथियार तो शार्प हो गए हैं, जो यहाँ पे जलवायु थोड़ा कम परिवर्तित हुई तो यहाँ पर हिमयुग का अंत प्रारंभ हो, मतलब पूरी तरह से नहीं होगा, पूरी तरह तो मध्य पाषाण काल में ही जाके हिमयुग का अंत होगा, पर थोड़ा बहुत वो परिवर्तन होने लगते हैं और जीव जंतुओं की थोड़ी बहुत संरचनाएं बदलने लगती हैं। इस प्रकार के जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, विंध्य के उत्तरी भाग से प्राप्त हुए। एक विशेष स्थल प्राप्त हुआ जिसका आपने सभी ने नाम सुना होगा, भीमबेटका। भोपाल से मतलब ये करीब 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित, होशंगाबाद में आजकल स्थित है। ये एक शैलाश्रय है, मतलब वहां पे लोग जो है तो रहने का काम करते रहे होंगे। तो ये वो इसका संबंध है उच्च पुरा पाषाण काल पे। वहां पे 500 से ज्यादा चित्र पत्थरों पे उकेरे हुए हैं, बनाए हुए चट्टानों पे, जो मतलब जिनका संबंध उच्च पुरा पाषाण काल से है। अब पाषाण काल में हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, मेसोलिथिक एज।
तो इसमें हथियारों में तो परिवर्तन हुआ ही, औजारों में जो बहुत बड़े हथियार थे वो अब सूक्ष्म हथियारों को प्रयोग मानव करने लगा। मतलब उसमें शार्पनेस ज्यादा थी, हथियार का वेट कम था, हथियार पकड़ने में सुविधाजनक था। तो उन हथियारों का प्रयोग इन मध्य पाषाण काल में प्रारंभ कर दिया गया। और एक बात नई क्या प्रारंभ हुई कि अब जलवायु में परिवर्तन होने लगा। जो पृथ्वी का क्या कहते हैं टेम्परेचर था, मतलब जो हिमयुग था, मतलब पृथ्वी पे चारों ओर बर्फ थी, धीरे धीरे जलवायु पृथ्वी की गर्म होने लगी। और जो जीव जंतु पेड़ पौधे उस युग के थे, मतलब हिमयुग के थे, वो नए नए परिवर्तनों के साथ, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ नए जीव जंतु बन रहे थे। और नए जीव जंतुओं का भी, नए पेड़ पौधों का भी इस युग में उदय हुआ, क्योंकि जलवायु बदल रही थी। तो इसी के साथ मानव ने जो है तो हथियार भी परिवर्तित किए। और जो मेसोलिथिक एज है, तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है तो पुरा पाषाण काल और नए पाषाण काल, मतलब पुराने पाषाण काल और नए पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहलाता है। संक्रमण काल मतलब होता है ट्रांजिशन पीरियड, मतलब एक दौर से दूसरे दौर में जाने के बीच में जो टाइम लगता है। जैसे आपने अगर फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए रख दिया है, तो पानी से बर्फ बनने की, जैसे आपने पानी रखा, जब वो पानी था और फिर क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, तो जो उसके बीच में जो टाइम पीरियड हुआ उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल कहते हैं। तो मेसोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल और नए पाषाण काल के बाद ट्रांजिशन, संक्रमण के काल का कार्य करता है। तो इस काल में क्या हुआ कि अब जो मानव पहले आखेट पर जीवित था और खाद्य संग्रह कर रहा था, सिर्फ मतलब खाने पीने की चीजों को बटोर कर रखकर खा लेता था और इधर उधर घूमता रहता था, तो उसने नई चीज प्रारंभ की, वो पशुओं को पालने लगा और पशुपालन प्रारंभ किया। और पशुपालन प्रारंभ करने से क्या हुआ कि वह पशुओं को जैसे उनको पाल कर रखता था, पशुओं की चीजों का भी उपयोग धीरे धीरे करने लगा। गाय और भेड़ और बकरी को पालने के साक्ष्य यहाँ प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल में। खेती का प्रारंभ होने वाला था, मतलब खेती का प्रारंभ नहीं हुआ था, वो नव पाषाण काल में ही जाके होता है। मतलब कुछ थोड़ी बहुत जानकारी उसे मिल रही थी मध्य पाषाण काल में भी। अब जो इसके अवशेषों की बात करते हैं, तो इसके अवशेष मध्य प्रदेश, मध्य भारत में प्राप्त होते हैं, राजस्थान में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, और साउथ इंडिया में प्राप्त होते हैं, कृष्णा नदी के दक्षिण में क्षेत्र प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम बात करेंगे कि मतलब एक आदमगढ़ करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान के बागोरा करके एक स्थान है। दोनों स्थानों पर पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष, करीब 5000 ईस्वी पूर्व पुराने पशुपालन के अवशेष जो हमें मध्यकाल से संबंधित, वहां पर हमें इन दोनों जगहों से, आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त होते हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो अवशेष थे, वो मतलब पशुपालन के जो अवशेष थे, वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से प्राप्त हो रहे थे, और बोगार राजस्थान से प्राप्त हो रहे थे। तो इसी कालक्रम में क्या होता है कि आपने एक स्थल का नाम सुना होगा अभी, मतलब कुछ देर पहले, बेलन घाटी, बेलन नदी घाटी के बारे में मैंने बताया था। मैंने उस समय बताया था कि बेलन नदी घाटी जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर पुरा पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं, मतलब निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, तीनों पाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के वहां से अवशेष प्राप्त होते, मतलब उस नदी घाटी के आसपास वहां तीनों काल के निवासी वास करते थे। और अब जो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के लोग हैं, वो चित्र बनाया करते थे। तो चित्र कैसे बनाते थे, मतलब वो जो चट्टानों की दीवारें थे, शैलाश्रयों में रहते थे, मतलब जो गुफाओं में बेसिकली रहते थे, जो वहां पे भीमबेटका की गुफा है, वहां पर भी बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए, करीब 500 से ज्यादा चित्र वहां पर मनुष्य द्वारा बनाए गए चित्र प्राप्त हुए। तो जो उसमें चित्र बनाए गए हैं, उसमें पशु पक्षी, जीव जंतु और आखेट के चित्र बनाए गए, जो वो लोग करते थे उसे चित्र बनाया हुआ था, जो उन्होंने देखा हुआ था। तो उसमें जो पशु पक्षी और बेसिकली जो पक्षी मिलते हैं, तो वो वाले पक्षी मिलते हैं जिनका वो लोग आखेट करते थे। ऐसे पक्षी जिनका जीवन मतलब अनाज पे डिपेंडेंट था, वो पक्षियों की एकदम से कमी है ना। पर्चिंग बर्डों की एकदम कमी है। वो पक्षी जो है तो उनके जीवन यापन में जो मांस खाकर जो पक्षी जीवित रह पाते थे, तो उन्हीं के चित्र उनके द्वारा बनाए गए थे, जिनका उनके द्वारा आखेट किया गया था। क्योंकि जो वहां पर उस समय अर्थव्यवस्था चल रही थी, या फिर जो व्यवस्था थी वहां पे, वो आखेटक और संग्राहक अर्थव्यवस्था से संबंधित थे, इसीलिए उनको मतलब जो अनाज से संबंधित जीव जंतु थे, उनकी जानकारी उनको बहुत ही कम थी। तो अब हम बात करेंगे नव पाषाण काल की। तो नव पाषाण काल क्या है, 9000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य के टाइम को हम नव पाषाण काल कहते हैं। इसके थोड़ा और आगे के टाइम में क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भी कुछ जगह पे विकसित हो जाती है, पर भारत के साउथ में, दक्षिण भारत साइड नव पाषाण काल, मेगालिथ एज, या फिर क्या कहते हैं इसको, नियोलिथिक एज भी
स्टार्ट रहता है, चलता रहता है, पैरेलली चलता रहता है। अभी इस पर भी रिसर्च चल रही है, अध्ययन जारी है। तो नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल का टाइम जो बाहर की दुनिया में है, मतलब पूरे विश्व में नवपाषाण काल का टाइम 9000 ईस्वी पूर्व से ही प्रारंभ होता है, अवशेष मिलने लगते हैं। पर जो भारत में प्राप्त हुआ, या फिर भारत क्या कहें, भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रारंभ होता है नवपाषाण काल, तो ये 9000 ईस्वी पूर्व के, मतलब 7000 ईस्वी पूर्व के पास प्राप्त होता है। और सबसे पहला अवशेष मेहरगढ़ बलूचिस्तान में प्राप्त हुआ है। ये बलूचिस्तान के मतलब कौची मैदान, जिसको कि आजकल क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ब्रेड बास्केट नाम से प्रसिद्ध जगह पे बोलन नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में ये पता चलता है कि मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल के, मतलब वहां पर नवपाषाण काल के निवासी निवास किया करते थे। मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले खेती के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोग खेती किया करते थे 5500 वर्ष पूर्व, मतलब वहां पे खेती कर रहे थे, प्रॉपर सिस्टम से पशुपालन कर रहे थे और लोग रह रहे थे। पर 5500 ईसा पूर्व क्या होता है कि वहां पर बहुत जोर की बाढ़ आती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। और यह सभ्यता, मतलब सभ्यता नहीं कह सकते, मतलब जो वहां के निवासी थे और जो नवपाषाण कालीन लोग थे वहां पे, तो वो तितर बितर हो जाते हैं और उनकी व्यवस्था नष्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है, 5000 ईस्वी पूर्व के आसपास ये हड्डी के औजारों, जानवरों की हड्डी के औजार और फिर वही पत्थर के औजारों का उपयोग करके खेती का प्रारंभ फिर से करते हैं और खेती फिर से स्टार्ट करते हैं। तो खेती के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो पशु पालने में बेसिकली 3 पशु पालते हैं। स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट पशु है, बकरी, गाय और भेड़ पाली जाती है। तो बकरी, गाय और भेड़ पालते हैं। पहले क्या था कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बकरियों की संख्या ज्यादा होती है, पर जैसे जैसे इनका कृषि पे, मतलब खेती करने पे ये ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे, तो इनके में गाय की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि गाय जो है तो खेती में उपयोगी जानवर है ना। तो इसीलिए जो है तो गाय की संख्या बढ़ने से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका खेती भी डेवलप होता गया और मतलब जो है तो पशु, गाय में, मतलब पशुओं की संख्या में गाय का वेटेज बढ़ता गया। तो एक वही मानव है जो क्या कर रहा था, शिकार कर रहा था, पशुपालन किया, अब क्या कर रहा है, अब ये डायरेक्ट खेती पे डिपेंडेंट हो रहा है। अभी खेती जो स्टार्ट की गई वो बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं कर रहा था पहले, पर मेहरगढ़ से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसमें ऐसा लगता है कि गेहूं, जौ उगाया जा रहा था और पर्याप्त मात्रा में खाने लायक उगाया जा रहा था। इसके लिए क्या करते थे मेहरगढ़ के निवासी, पक्की ईंटों के कुछ अन्य मतलब अन्न को स्टोर करने के लिए भंडार टाइप का चौकोर स्ट्रक्चर बनाया करते थे और उसमें अन्न को सुरक्षित रखने का काम ये लोग कर रहे थे। और औजारों के लिए वही लकड़ी और हड्डियों पे ही डिपेंडेंट थे। और आगे क्या करते हैं कि जो अवशेष हमें, मतलब ये तो हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जो पाकिस्तान या मेहरगढ़, बलूचिस्तान साइड से प्राप्त हुए हैं। पर जो दक्षिण भारत में अवशेष प्राप्त हुए हैं वो करीब 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास के हैं। पर जो मतलब एकदम पूर्व में और फिर दक्षिण के और भागों में है, तो वो कुछ अवशेष तो 1000 ईस्वी पूर्व के, एकदम नए 1000 ईस्वी पूर्व के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनको मतलब नवपाषाण युग का एकदम लास्ट का टाइम माना जा सकता है, जो हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ चल रहा था। तो नवपाषाण युग में सबसे ज्यादा परिवर्तन क्या हुआ, मतलब जो नियोलिथिक एज है उसमें सबसे ज्यादा परिवर्तन हुआ पत्थर के औजारों में। पत्थर के औजार एकदम अब शार्प हो गए, उनमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाने लगा और मतलब पॉलिशदार हथियारों का उपयोग किया जाने लगा। उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट हथियार है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी आपने भी देखा होगा, लकड़ी काटने के, पेड़ काटने के काम आता है कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी का बहुत ही ज्यादा प्रचलन बढ़ गया था। कुल्हाड़ी का हमारे क्या कहते हैं पौराणिक गाथाओं में भी जिक्र आता है। हमारे भगवान है परशुराम, जो कुल्हाड़ी लिए हुए देवता दिखाए गए, एक योद्धा के रूप में उन्हें दर्शाया गया। इस प्रकार ये समझा जा सकता है कुल्हाड़ी कितनी ज्यादा प्रचलित हो गई थी। पर कुल्हाड़ी जो थी तो वो लोहे की नहीं बना रहे थे वो लोग, उसमें हैंड जो है तो लकड़ी का ही बना रहे थे, या फिर मतलब उसका हड्डी का, और आगे का जो वो था वो पत्थर का शार्प एज से बना रहे थे। तो जो पूरा नवपाषाण काल के तीन स्थल प्राप्त हुए, 3 स्थलों में बांटा जा सकता है। एक उत्तर पूर्व में, एक उत्तर पश्चिम में, एक उत्तर पूर्व में और एक दक्षिण भारत में अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो उत्तर पश्चिम भारत में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो बेसिकली कश्मीर की घाटी, श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। तो श्रीनगर के आसपास के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम के भाग में एक स्थान मिलता है। पहले उस जगह का नाम होता है, मतलब उस जगह का नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम एक स्थान है जहां पर क्या होता था कि नवपाषाण कालीन मानव क्या करते थे कि वहां जमीन के नीचे, मतलब बंकर हाउसेस बना के जमीन के नीचे घर बनाकर वहां पर रहते थे, शिकार करते थे, संग्रह करते थे, छोटी छोटी चीजों का वनोपज का संग्रह करते थे खाने के लिए। और क्या किया करते थे,
वहां पर जो झील में मछलियां होती थी, मछलियों को पकड़ कर खाते थे और कुछ मात्रा उनको खेती का ज्ञान हो गया था। इसी तरह क्या होता है कि श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक गुफ कराल नाम का स्थान प्राप्त हुआ है। तो गुफ कराल नाम के स्थान जो श्रीनगर से 41 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, हड्डी और मतलब उसके पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। इन लोगों को भी कृषि का ज्ञान हो गया था और इनका संबंध भी न पाषाणकालीन ही पाषाणकालीन सभ्यता से है। इसी कालक्रम में एक स्थान भारत में और प्राप्त हुआ है, चिरौंद। चिरौंद बिहार में एक स्थान है जो पटना से करीब 41 किलोमीटर या 40 किलोमीटर के आसपास स्थित है। तो उस जगह से यह नवपाषाणकालीन स्थल ही है और इसमें जो तो पर इसमें एक विशेषता इस स्थल की यह है कि इस स्थल में पत्थर के औजारों की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम हो गई है और सबसे ज्यादा मतलब हड्डियों के जो है तो औजार बनाए गए हैं इस स्थान पे। हिरण सींग का उपयोग किया गया है औजार बनाने के लिए। सबसे ज्यादा इसी स्थल से मतलब इस स्थान से जो अवशेष प्राप्त हुए औजारों के, वो सबसे ज्यादा हिरण सींग के बनाए गए हथियारों का उपयोग किया गया है। यही अंतर है और इसका टाइम पीरियड भी थोड़ा वेरी करता है, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य का लगता है। और जो मतलब बुर्जों में और फिर और जगह से प्राप्त होते हैं उसका 2500, 2000, 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास के मतलब टाइम पीरियड में प्राप्त होते हैं। तो अब हम दक्षिण की बात करते हैं कि दक्षिण में जो मतलब नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, तो दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन स्थल गोदावरी नदी के दक्षिण में ही प्राप्त हुए हैं। और गोदावरी नदी के दक्षिण में जो स्थल प्राप्त हुए हैं तो उन स्थलों में क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें एक विशेषता यह चलकर आती है कि सिलबट्टा जिससे मसाले पीसे जाते हैं, आपने देखा होगा। तो सिलबट्टे का उपयोग ये लोग कर रहे थे दक्षिण भारत में। जो निवासी नवपाषाणकालीन उपस्थित थे वो सिलबट्टे का उपयोग कर रहे थे और इनमें पशुपालन बहुत ही अधिक मात्रा में थे। अधिक मात्रा में पशुओं को पाल रहे थे। इसका पता चलता है कि इससे चलता है क्योंकि वो पक्की ईंटों की मूर्तियां बनाते थे और उन मूर्तियों के जो अवशेष प्राप्त हुए उसमें बहुत सारे जानवरों के चित्र बने हुए। तो इससे ये पता चलता है कि ये पशुपालन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे थे। पशुओं का इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। तो ये और जो पूर्वी क्षेत्रों, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में जो स्थान प्राप्त हुए हैं, जहां पर मतलब जो नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, वो असम की पहाड़ियों में और मेघालय की गारो पहाड़ियों में बहुत सारे नवपाषाणकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। और जो नवपाषाणकालीन स्थल कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में, विंध्य पर्वत के उत्तरी भागों में प्राप्त हुए, वहां कुछ चावल के अवशेष भी प्राप्त होना प्रारंभ हो गए थे। हम बुर्जहोम की बात करते हैं। बुर्जहोम जो कश्मीर में प्राप्त हुआ, कश्मीर में मतलब नवपाषाणकालीन स्थल है। तो वहां पर क्या हुआ, एक विशेष चीज देखने को मिली है। विशेष चीज यह है कि वहां पर जो कब्रें हैं, मतलब बरियल जहां पे लोगों को दफनाया गया है, तो वहां लोगों को दफनाने के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। और इस तरह दफनाने की जो पद्धति है, यह नवपाषाणकालीन स्थल सिर्फ बुर्जहोम के मतलब जो आसपास एरिया है वहीं पर मिलती है। यह विशेषता और अन्य कहीं नहीं प्राप्त होती है। तो अब हम ये बात करते हैं कि ये लोग मतलब कितने डेवलप थे, उपयोग क्या क्या चीजें कर रहे थे। तो जैसे कि मतलब ये पक्की कच्ची ईंटों के घर बनाकर भी रह रहे थे, अनाज उगा रहे थे, पर्याप्त मात्रा में उगा रहे थे, स्टोर घर बनाए हुए थे, मतलब अन्नागार बनाया था। तो अन्नागार तभी बना रहे थे जब वो अधिक मात्रा में उगा रहे थे, तभी उनको स्टोर करने की आवश्यकता पड़ी। तो वो भी कच्ची मिट्टी के उससे बना रहे थे। और हम मेहरगढ़ की सभ्यता की बात करते हैं। मेहरगढ़ की सभ्यता क्या है, मेहरगढ़ का मतलब स्थल जो नवपाषाणकालीन जगह की है, तो वहां की बात करते हैं। तो मेहरगढ़ एक डेवलप्ड था, मतलब वो थोड़ा आगे बढ़ चुका था। वहां पर उनको जो है तो ये गेहूं जौ के साथ साथ रुई का भी उत्पादन कर रहे थे। पशुओं में गाय, बकरी और भेड़ तो पाल ही रहे थे। और इन्हें जो है तो इनको मृद भांडों का बहुत ज्ञान, तो 5000 ईस्वी पूर्व तक तो मृद भांडों के जो बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो चाक का उपयोग किया जाता है कुम्हार की, उनका तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पर जो 4500 ईस्वी पूर्व के आसपास से बहुत ज्यादा मात्रा में चाक मिलने लगते हैं और मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त होने लगते हैं। तो जो मेहरगढ़ के निवासी थे वो पालिशदार उनका उपयोग कर रहे थे, मतलब धूसर मृद भांडों का उपयोग कर रहे थे, उनको पेंट कर रहे थे, मतलब मिट्टी के बर्तनों को। क्योंकि जो 5000 साल पहले के जो 5000 ईस्वी पूर्व के अवशेष प्राप्त होते मिट्टी के बर्तनों के, वो हाथ से बनाए हुए मिट्टी के बर्तन थे। प्रयोग पहले भी कर रहे थे बट हाथ से बनाते थे। और जो 4500 ईस्वी के बाद से, ईस्वी पूर्व के बाद से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तनों के, वो जो है तो प्रॉपर चाक से बनाए हुए बर्तन है और उनको बहुत सारे कलर किया गया है। जैसे उनको जो है तो धूसर मृद भांड है, कुछ तो मतलब ब्लैक कलर में वो किए गए हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मतलब बर्तनों का उपयोग वो लोग कर रहे थे।
पर क्या हुआ कि मतलब जो भारत में था, तो भारत में नवपाषाण काल में थोड़ा डेवलप होना बाद में स्टार्ट हुए। जो पश्चिमी नवपाषाण युगीन जो लोग थे वो ज्यादा डेवलप कर गए थे। हमारे यहाँ तो 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में मतलब ये लोग स्टार्ट हुए, नई नई चीजें सीखे। पर वहां पर पश्चिम एशिया के लोगों को बहुत सारा ज्ञान हो गया था, बुनाई जानने लगे थे, ये मिट्टी के बर्तन बनाना, घर बनाना, और लेखन भी उनको धीरे धीरे लिखने का ज्ञान भी होने लगा था। पर यह प्रक्रिया में थोड़ा सा भारत में थोड़ा लेट हो गया है। 6000 ईस्वी पूर्व के आसपास आते आते बुनाई हम लोग भी सीख लिए, और बहुत सारे मतलब चकमक उद्योग की स्थापना कर ली गई। चकमक एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि आग जलाने का, और बहुत सारे उस चकमक वाले पत्थर से फ्लिंट मतलब स्टोन से नए नए औजारों का निर्माण को हम चकमक उद्योग कहते हैं। तो वहां पर इसका निर्माण भी भारत में स्टार्ट हो गया था। तो ये जो लोग थे, मतलब जो पाषाण कालीन लोग थे, इनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी? इनके साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये बाहर बस के नहीं रह सकते थे, खेती करने लगे, एक जगह रहने लगे। पर इनकी डिपेंडेंसी सिर्फ पत्थरों पे थी। तो जहां पे पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में, सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में और नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही ये लोग रह पा रहे थे। बहुत दूर जाकर या फिर कहीं जाकर डेवलप नहीं हो पा रहे थे। जैसा कि आज हम लोग हर जगह पे रह पा रहे हैं, रेगिस्तान के आसपास रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, और समतल स्थान पे भी रह रहे हैं। पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था, क्योंकि उनकी एक ही मजबूरी ये थी कि क्योंकि उनको सिर्फ पत्थर का ज्ञान था, तो वो पत्थरों पे ही डिपेंडेंट थे। जहां पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में थे, वहीं पे ये लोग रह रहे थे और नई चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे थे। और इसी तरह क्या होता है, इसी कालक्रम में नवपाषाण काल एक मतलब इसके बाद से नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता आसपास आ जाती है, पैरेलली चलने लगती है, और बहुत सारी जगहों पे नया सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, मतलब सभ्य हो जाते हैं लोग, सभ्यता का विकास हो जाता है। और बहुत सारे स्तरों में क्या होता है कि मतलब नवपाषाण काल ही चलता रहता है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया पाषाण काल के बारे में, और आगे के लेक्चरों में हम ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।